हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला डेली करंट अफेयर के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे 6 और 7 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर। तो ध्यान से देखिएगा और की पॉइंट आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। 5 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पौधा भी लगाया है। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है और 2024 की थीम रखी गई है भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से बचाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे अधिक वोटों के अंतर से जीतने वाले सांसद कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शंकर लालवानी बने हैं। शंकर लालवानी बीजेपी पार्टी से संबंधित हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार शंकर लालवानी ने सबसे अधिक वोटों के अंतर के साथ चुनाव जीता है। उन्होंने 11.72 लाख से अधिक वोटों से अंतर से चुनाव जीता है और इंदौर लोकसभा सीट पर नोटा को अभी तक अभी तक के इतिहास में 81,08,674 वोट पड़े हैं, जो कि नोटा को मिलने वाले सबसे अधिक वोट हैं इतिहास में। लोकसभा चुनाव 2024 की अगर हम बात करें, 2024 में 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए आयोजित किया गया था और 2024 लोकसभा चुनाव 543 सीटों के लिए आयोजित की गई थी। लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा 272 था और 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 से शुरू हुआ है। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपुल भी कहा जाता है और इसका विवरीकरण और इसका उल्लेख अनुच्छेद 81 में दिया गया है। यह भारतीय संसद का निम्न सदन है और यह भारतीय सदन में 2 सदनों में से एक है। दूसरा है राज्यसभा, पहला है लोकसभा और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। भारत के संविधान द्वारा आवंटित लोकसभा की अधिकतम सदस्यता 550 है और राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 530 सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों और प्रतिनिधित्व करने के लिए 20 सदस्य बांटे गए हैं। और वर्तमान में सदन में 543 सीटें हैं, जो 543 निर्वाचित सदनों के लिए चुनाव द्वारा दायर किए जाते हैं। लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 412 सामान्य सीटें हैं, यानी कि अनरिजर्व्ड हैं। बाकी रिजर्व्ड हैं। अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें रिजर्व्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा विधानसभा में भाजपा को बहुमत मिला है, इसने कितनी सीटें जीती हैं? तो इसने भाजपा ने उड़ीसा में 78 सीटें जीती हैं। ओडिशा विधानसभा में भाजपा को बहुमत प्राप्त हुआ है। नवीन पटनायक 24 साल बाद हारे हैं। ओडिशा के 147 सदस्यीय सदन में भाजपा को 78 सीटें मिली हैं। बीजेडी 2000 से ओडिशा में सत्ता में थी, जो कि 24 साल बाद उन्होंने हारी है और 2024 में बीजेडी ने 51 विधानसभा सीटें जीती हैं और कांग्रेस ने उड़ीसा में 14 विधानसभा सीटें के साथ तीसरे स्थान पर रही हैं। भाजपा ने उड़ीसा लोकसभा चुनाव में 21 में से 20 सीटें हासिल की हैं। उड़ीसा में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो नवीन पटनायक जी हैं। 4 जून 2024 तक सीएम नवीन पटनायक को मुख्यमंत्री बने हुए 24 साल 89 दिन को हो चुके हैं। दूसरे सबसे ज्यादा बार सीएम पद पर रहने वाले नेता हैं भारत में, यानी कि नवीन पटनायक हैं दूसरे सबसे ज्यादा बार सीएम पद पर रहने वाले नेता। और भारत में सबसे अधिक सीएम पद यानी कि समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं पवन कुमार चामलिंग। नेक्स्ट हम देख लेते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा का गठन किया गया था 1 अप्रैल 1936 को। राजधानी भुवनेश्वर है। राज्यपाल है रघुवर दास जी और विधानसभा की 147 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं और लोकसभा की 21 सीटें हैं। और उड़ीसा राज्य के राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मयूरभंज जिला में स्थित है, काफी चर्चे में था, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जिला केंद्रपाड़ा में स्थित है। यहाँ पे उड़ीसा का लोकेशन आप देख सकते हैं। जो कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करती है और वे ऑफ बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करती हैं।
किसे जो है हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रकाश को प्रदान किया गया है हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार। मुंबई पुलिस की आतंकवाद निरोधी इकाई फोर्स 1 के प्रमुख कृष्ण प्रकाश को प्रतिष्ठित वार्षिक हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार मिला है और यह पुरस्कार हिंदी साहित्य भारती के द्वारा मुंबई में प्रदान किया गया है। हिंदी साहित्य भारती पहल सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रयासों को बढ़ाने के लिए बुद्धिजीवियों को एक मंच प्रदान करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में IIT बॉम्बे ने कौन सा स्थान लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 118वां स्थान लिया है। दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग करने वाली संस्था QS वर्ल्ड रैंकिंग 2025 जारी किया गया है। इसमें देश की टॉप इंजीनियरिंग शिक्षण संस्था IIT बॉम्बे ने दुनिया की टॉप 150 संस्थाओं की लिस्ट में जगह बनाई है। IIT बॉम्बे ने 118वां स्थान हासिल किया है, जबकि IIT बॉम्बे ने पिछले साल 149वीं रैंक हासिल की थी। IIT बॉम्बे की भारत में जो है पहली रैंक है और IIT दिल्ली ने 150वां स्थान हासिल किया है इस रिपोर्ट में। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस ने जो है 111वीं रैंक पाई है और IIT खड़गपुर ने 122वीं, IIT मद्रास ने 127वीं, IIT कानपुर ने 163वीं जो है रैंक पाई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 328वीं रैंक हासिल की है। टॉप यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें इस रैंक के हिसाब से तो यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि कैम्ब्रिज USA में स्थित है, उन्होंने जो है शीर्ष पर है और एम्पीरियल कॉलेज लंदन जो कि लंदन UK में स्थित है, यह शीर्ष पर है। 3 जो है शीर्ष पर हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो कि ऑक्सफोर्ड में स्थित है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य कौन बनकर जो है उभरा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। 2023-24 के दौरान नीदरलैंड, अमेरिका और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है। भारत ने नीदरलैंड को मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पाद और बिजली के सामान और रसायन और फार्मास्यूटिकल का जो है निर्यात किया है। पिछले वित्तीय वर्ष में नीदरलैंड के साथ भारत का व्यापार अधिशेष जो है 13 बिलियन डॉलर से बढ़कर 17.4 बिलियन डॉलर हो गया है। 2023-24 में नीदरलैंड को भारत का निर्यात 2022-23 में यानी कि 21.61 बिलियन डॉलर से लगभग 3.5% बढ़कर 22.36 बिलियन डॉलर हो गया है। नीदरलैंड की बात आई है तो इससे संबंधित बेसिक जानकारी हम रिवाइज करते हैं। यह जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी एम्स्टर्डम है और सम्राट हैं विलियम अलेक्जेंडर और नीदरलैंड के निवासियों को डच कहा जाता है। प्रधानमंत्री मार्क रूट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है अभी हाल ही में नीदरलैंड में। और नीदरलैंड ने FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का खिताब जीता है। नीदरलैंड पश्चिम यूरोप में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं नीदरलैंड का। ठीक है, नीदरलैंड का यहाँ पे जो है लोकेशन देख सकते हैं जो कि सीमा साझा करता है जर्मनी के साथ। बेल्जियम उत्तरी सागर से लगती है और यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी के साथ समुद्री सीमाएं साझा करती है नीदरलैंड। किस देश ने फिलिस्तीनी को एक देश के तौर पर मान्यता प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लोवेनिया ने जो है मान्यता प्राप्त की है फिलिस्तीन को एक देश के रूप में। स्लोवेनिया राष्ट्रीय सभा ने गाजा पट्टी में युद्ध विराम के उद्देश्य से मतदान किया है। इस मतदान में फिलिस्तीनी को मान्यता देने के लिए वोटिंग हुई है। संसद के 90 सदस्यों में से 53 ने जो है फिलिस्तीनी के हक में मतदान किया है। इसके साथ ही स्लोवेनिया 27 देशों वाली यूरोपीय संघ का 10वां सदस्य बन गया है जिसने फिलिस्तीन को मान्यता दी है। फिलिस्तीन को दुनिया की जो है 140 से अधिक देशों ने मान्यता दे रखी है, लेकिन कई यूरोपीय देशों और अमेरिका ने फिलिस्तीनी को जो है देश के रूप में मान्यता नहीं दी है। फिलिस्तीन राज्य की बात आई है तो इससे संबंधित बेसिक जानकारी हम रिवाइज करते हैं। प्रशासनिक केंद्र जो है रामल्ला है, राष्ट्रपति है मोहम्मद
अब्बास। प्रधानमंत्री है मोहम्मद मुस्तफ़ा। मुद्रा है मिस्र पाउंड, इजराइल न्यू शेकेल और जॉर्डियन दिनार। फिलिस्तीन पूर्व मध्य सागर में स्थित एक देश है जिसका लोकेशन आप देख सकते हैं। एक भौगोलिक क्षेत्र है। देश का जो है यानी कि देश बनाने के लिए अभी समझौता किया जा रहा है, जिसकी सीमा जो है आधुनिक इजराइल और जॉर्डन लेबनान से लगती है। ठीक है, यहाँ पे इजराइल और जॉर्डन और लेबनान से जो है लगती है। स्लोवेनिया की बात आई है। स्लोवेनिया जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। राजधानी लुब्लियाना है और राष्ट्रपति है नताशा पिरक्स मुसर और प्रधानमंत्री है रॉबर्ट गोवलोव और मुद्रा है यूरो। और स्लोवेनिया की सीमा ऑस्ट्रेलिया सुदूर हंगरी से लगती है। पूर्व दक्षिण पूर्व और दक्षिण में क्रोएशिया के साथ साथ यानी कि 670 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करती है स्लोवेनिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024 में सबसे अधिक सीटें जो है किस पार्टी ने जीती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलुगु देशम पार्टी ने जीती है, यानी कि टीडीपी ने जीती है। आंध्र प्रदेश में भाजपा और तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी के गठबंधन को विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत मिली है। आंध्र प्रदेश में विधानसभा की 175 सीटें हैं। वर्तमान में जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अब चंद्रबाबू नायडू चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना जो है 1982 में की गई थी। वर्तमान में अध्यक्ष हैं चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश की बात आई है, इससे संबंधित बेसिक जानकारी हम रिवाइज करते हैं। इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर हैं। विधानसभा की 175 सीटें हैं। राज्यसभा की 1 सीटें हैं। लोकसभा की 25 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। यहाँ पे आंध्र प्रदेश का लोकेशन आप देख सकते हैं, जो कि ओडिशा, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यूनिवर्सल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटीज ने किस देश के डिजाइन स्कूल रूबिका के साथ समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस के साथ। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी यूनिवर्सल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी ने दुनिया के टॉप फ्रांसीसी डिजाइन स्कूल रूबिका के साथ समझौता किया है। यूनिवर्सल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी ने महाराष्ट्र के कर्जत में स्कूल शुरू करने के लिए यह समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में भारत में कुल कितने मेडल जीते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत ने कुल जो है 7 मेडल जीते हैं। भारतीय एथलीट ने ताइवान एथलेटिक्स ओपन में 7 पदक, 3 जो है स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 1 कांस्य पदक के साथ अपना अभियान जो है समाप्त किया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन ताइवान की राजधानी ताइपे में आयोजित किया गया है। डीपी मनु ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक दिलाया है। केरल की नैना जेम्स ने जो है महिलाओं की लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता है। अंकेश चौधरी ने पुरुष की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। सोमनाथ चौहान ने पुरुषों की 800 मीटर स्पर्धा में रजत पदक जीता है और देव मीना ने पुरुषों की पोल वॉल्ट में 5.10 मीटर छलांग लगाकर रजत पदक जीता है। नित्या रामराज ने महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में रजत पदक जीता है। वीके विस्मया ने महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार के द्वारा वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य के द्वारा की जा रही है। हरियाणा सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू करेगी। इस परियोजना के लिए विश्व बैंक के द्वारा 10,000 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है। यह परियोजना जो है 10 वर्ष की है और इस प्रोजेक्ट के तहत वायु प्रदूषण की समस्या को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला की स्थापना भी की जाएगी। विश्व बैंक की बात आई है। विश्व बैंक की स्थापना जो है 1944 में की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। सदस्य हैं 189। संस्थापक जो हैं जॉन मैनॉर्ड किन्स, हैरी डेक्स्टर वाइट हैं और अध्यक्ष हैं अजय बंगा। हरियाणा की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1966 को। राजधानी चंडीगढ़ है। राज्यपाल जो हैं बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं। तो यहाँ पे हरियाणा को लोकेशन आप देख सकते हैं, जो कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश और
थोड़ा सा उत्तर प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है सिद्धलिंगा पटना सेट्टी ने जो है पुरस्कार प्रदान किया गया है। कवि सिद्धलिंग पटना सेट्टी को जो है गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार के लिए चुना गया है। पुरस्कार में 25,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है विजेता को। गुडलेप्पा हल्लीकेरी मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और गुडलेप्पा यानी कि गुडप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने साहित्य, समाज या सामाजिक सेवा में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारतीय मूल की कौन सी अंतरिक्ष यात्री तीसरी बार अंतरिक्ष की यात्रा पर गई हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनीता विलियम्स जो है तीसरी बार अंतरिक्ष यात्रा पर गई हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने नासा के स्टार लाइनर मिशन के तहत अंतरिक्ष में उड़ान भरी है। 5 जून 2024 को यह मिशन जो है लॉन्च किया गया था और यह जो है स्पेसक्राफ्ट 6 जून 2024 को इंटरनेशनल स्टेशन पर पहुंचेगी। और दोनों जो है एस्ट्रोनॉट स्टार लाइन स्पेसक्राफ्ट और उसके सब सिस्टम का टेस्ट करने के लिए करीब 1 हफ्ते तक स्पेस स्टेशन में रहेंगे। सुनीता विलियम्स की अगर हम बात करें तो नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं और यह भारत के गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक़ रखती हैं। उनके पिता दीपक पांड्या जो है अमेरिका में एक डॉक्टर हैं और उनका जन्म हुआ था सुनीता विलियम्स का 19 सितंबर 1965 को अमेरिका में। यह जो है 2006 और 2012 में 2 बार अंतरिक्ष में उड़ान भर चुकी हैं और तीसरी बार 2024 में। नासा के आंकड़ों के अनुसार उन्होंने अंतरिक्ष में कुल 322 दिन बिताए हैं। नासा की बात आई है तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना की गई थी 29 जुलाई 1958 को। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। प्रशासक हैं बिल नेल्सन। और नासा जो है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा के द्वारा चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की योजना बनाई जा रही है। और नासा ने पृथ्वी के ध्रुवों पर ऊष्मा उत्सर्जन का अध्ययन करने के लिए फ्री फायर मिशन लॉन्च किया है। और महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए नासा ने पेस मिशन लॉन्च किया है। इसरो ने नासा द्वारा निसार उपग्रह जो है बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत देश करेगा। भारत 2025 में प्रतिष्ठित 21वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा। यह बैठक जो है भारत में 42 साल बाद हो रही है। 2025 में बैठक का आयोजन जो है 8 से 10 जून तक किया जाएगा और आयोजन जो है नई दिल्ली में होगा। इससे पहले भारत जो है 1958 और 1983 में इस बैठक की मेजबानी कर चुका है और मेजबानी जो है इंडिगो के द्वारा की जाएगी। और दुबई में जो है 80वीं जो है IATA वार्षिक आम बैठक का आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की अगर हम बात करें तो 19 अप्रैल 1945 को इसका गठन किया गया था। मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। सदस्य देश जो हैं 120 हैं और यह जो है एसोसिएशन दुनिया भर में एयरलाइनों की ओर से वकालत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओलेग कोनोनेको बने हैं। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेको स्पेस में 1000 दिन पूरा करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं और इससे पहले यह रिकॉर्ड रूसी अंतरिक्ष यात्री गेनाडी पडाल्का का था जो कि 878 दिन स्पेस में थे। और अभी जो है ओलेग ने स्पेस में 1000 दिन अपनी 5वीं अंतरिक्ष यात्रा पूरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हरियाणा में कहाँ GST भवन का उद्घाटन किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतक में। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल ने हरियाणा के रोहतक में GST रोहतक कमिश्नरेट
के एक आधिकारिक परिषद जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। इस भवन के माध्यम से जीएसटी करदाताओं को आसान व त्वरित पहुंच की सुविधा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा बने हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित शर्मा टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा जीत हासिल करने वाले भारतीय कप्तान हैं। रोहित शर्मा टी20 और वनडे नेशनल में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय और दुनिया के दूसरे खिलाड़ी हैं और रोहित शर्मा, विराट कोहली और बाबर आजम के बाद टी20 इंटरनेशनल में 4000 से ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा ने जो है 600 छक्के लगाए हैं और क्रिस गेल जो कि वेस्ट इंडीज हैं और उन्होंने जो है 553 छक्के लगाए हैं और शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, उन्होंने जो है 524 छक्के लगाए हैं। ब्रेंडन मैकुलन जो है न्यूजीलैंड यानी कि न्यूजीलैंड से संबंधित हैं, उन्होंने 432 छक्के लगाए हैं और मार्टिन गुप्टिल जो है न्यूजीलैंड से हैं, उन्होंने 367 छक्के लगाए हैं। दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्वो कार के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। वोल्वो द्वारा दुनिया का पहला ईवी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट जो है बैटरी पासपोर्ट जारी किया जाएगा। इस बैटरी पासपोर्ट को वोल्वो कंपनी ने बैटरी की कंपनी सर्कुलर के साथ साझेदारी करके तैयार किया है। बैटरी पासपोर्ट क्या है अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो बैटरी पासपोर्ट में जो है बैटरी की संरचना जो है प्रमुख सामग्रियों की उत्पत्ति, उनके कार्बन पदचिन्ह और पुनर्चक्रित सामग्री सहित जो है जानकारी दर्शाई जाएगी। और फरवरी 2027 में यूरोपीय संघ में बेचे जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों में जो है के लिए बैटरी पासपोर्ट अनिवार्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, येबू ज्वालामुखी किस देश में है जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जो है इंडोनेशिया में स्थित है। 6 जून को इंडोनेशिया के माउंट येबू ज्वालामुखी में पुनः विस्फोट हुआ है। येबू ज्वालामुखी से 1200 मीटर तक जो है यानी कि 4000 फीट तक ऊंची ज्वालामुखी राख निकली है और येबू ज्वालामुखी इंडोनेशिया के सुदूर हलमाहेर द्वीप पर स्थित है। इंडोनेशिया जिसमें लगभग 127 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। येबू ज्वालामुखी 2023 में 21,000 से अधिक बार फट चुका है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एनपीसीआई ने यूपीआई भुगतान शुरू करने हेतु किस देश की केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरू के साथ। आईपी यानी कि एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और रिजर्व बैंक ऑफ पेरू ने यूपीआई जैसे ट्रांजैक्शन सिस्टम को लागू करने के लिए साझेदारी की है। पेरू दक्षिण अमेरिका में यूनिफाइड पेमेंट इंटरनेशनल सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। यूपीआई के बारे में अगर हम बात करें तो यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है और यूपीआई को जो है 2016 में लॉन्च किया गया था और यह भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा संचालित की जाती है। यह तत्काल भुगतान सेवा का एक उन्नत संस्करण है और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक संगठन है। पेरू की बात आई है तो पेरू की राजधानी है लीमा, मुद्रा है नुएवो सोल और राष्ट्रपति हैं दीना बोलुआर्टे और पेरू दक्षिण अमेरिका के केंद्र में स्थित एक देश है और यह जो है इक्वाडोर और कोलंबिया, ब्राजील और बोलीविया और चिली के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अब बार है रिवाइज करने की पिछले करंट अफेयर को। तो हल्ला डोमस्डोटी किस देश की राष्ट्रपति बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसलैंड की राष्ट्रपति बनी है। और एनएचआरसी की कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजया भारती सयानी बनी है। भारतीय रेलवे किस अभ्यारण्य में ट्रैक पर यानी कि कैनोली ब्रिज बनाने की योजना बना रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होलंगा पार गिवन अभ्यारण्य। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। IIM कामरूप किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम में बनाया जाएगा, कामरूप जिले में।
और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु को नियुक्त किया गया है। लाख करोड़ यानी कि 8 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पार करने वाला जो है 7वीं कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसबीआई बनी है। किस देश में पहली बार जीवित कैंसर रोगी में सुअर का लीवर प्रत्यारोपित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन के एक पीड़ित व्यक्ति में किया गया है। और रुचिरा कंबोज किस संगठन में भारत की स्थायी प्रतिनिधित्व थी जो कि सेवानिवृत्त हो गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस। लोकसभा चुनाव 2024 में किस गठबंधन को बहुमत प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा चुनाव 2024 में जो है इसका यानी कि एनडीए के गठबंधन को जो है बहुमत प्राप्त हुआ है। अब बारी है एडिशनल जीके की। आज के एडिशनल जीके में हम देखेंगे केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में। तो टेली मानस जो है यानी कि मानस जो है इसको 8 यानी कि 10 अक्टूबर 2022 को जो है शुरुआत की गई थी। इसका कार्य है टेली मानस हर भारतीय राज्य में क्षेत्रीय भाषाओं में 24/7 मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं जो है प्रदान करेगा। और मिशन लाइफ की अगर हम बात करें तो पीएम द्वारा केवड़िया गुजरात से शुरू किया गया यह मिशन है जो कि 20 अक्टूबर 2022 को शुरू किया गया था। इसका कार्य है पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए भारत के जो है नेतृत्व वाला एक वैश्विक जन आंदोलन है। डिजिटल शक्ति 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा जो है शुरू किया गया था 16 नवंबर 2022 को। और यह इसका कार्य है डिजिटल शक्ति 4.0 महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल और किसी भी प्रकार के अवैध अनुचित ऑनलाइन गतिविधि के खिलाफ डटकर खड़े होने के लिए जागरूक बनाने पर केंद्रित है। और इसका उद्देश्य है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित साइबर स्पेस सुनिश्चित करना है। अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय के द्वारा 27 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। इसका कार्य है कि अमृत भारत स्टेशन योजना देश भर में जो है 1275 स्टेशनों के जो है पुनर्विकास के लिए रेल मंत्रालय द्वारा जो है फरवरी 2023 में शुरू किया गया एक चालू भारतीय रेलवे मिशन है। और यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अगर हम बात करें तो यह जो है प्रधानमंत्री के द्वारा 11 जनवरी 2020 को शुरू किया गया। इसका कार्य है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना वर्तमान में भी संचालित है। और इसके अंतर्गत पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को प्रति यूनिट जो है 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। आरोग्य मैत्री की अगर हम बात करें तो यह जो योजना है 13 जनवरी 2023 को जो है शुरू की गई थी। इसका कार्य है इस परियोजना के तहत जो है भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति करना है। और जल जन अभियान जो है 16 फरवरी 2023 को राजस्थान के सीहोर जिले के आबू रोड में प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय संस्था से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है जल जन अभियान की शुरुआत की थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 75/25 पहल जो है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। यह योजना 17 मई 2023 को। इसका कार्य है कि उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन लोगों को पीएचसी के माध्यम से 2025 तक मानव देखभाल कर रखा जाएगा। और विवाद से विश्वास 2.0 योजना वित्त मंत्रालय के द्वारा 2 अगस्त 2023 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य जो है 30 अप्रैल 2023 को अथवा उससे पहले दिए गए न्यायालय निर्णय के मामले में बैठा कर यानी कि ठेकेदार को अदालत के फैसले सही ठहराई गई राशि का 85% तक निपटान राशि के तौर पर जो है पेशकश की जाएगी। और मेरा बिल मेरा अधिकार योजना की अगर हम बात करें तो यह जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा 1 सितंबर 2023 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है कि भारत में निवासियों और खरीदारों को व्यवसाय से व्यक्ति जो उत्पाद या सेवा उपयोग करने वाले हैं और B2C यानी कि B2C एक्सचेंजों में भाग लेने के दौरान जो है
से वास्तविक चालान की मांग करने के लिए प्रोत्साहित करना है, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना के तहत। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर। आशा करती हूँ आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थोड़ा लंबा क्लास हुआ, लेकिन सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और सारे क्वेश्चन का जो है की पॉइंट आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।